आज बरेली में एक बहुत ही बेहतरीन शख्सियत पधारी हैं जिन्होंने भारतीय भजन को एक नया मुकाम दिया है। उनके भजन सुन सुन के ही हम सभी लोगों ने प्रभु को के प्रति भक्ति बढ़ी है। आज बरेली में उनका पदार्पण हुआ है, बरेली में आगमन हुआ है। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये उनकी जर्नी, उनका सफ़र कैसा रहा। सर बहुत बहुत स्वागत अनूप जी आपका बरेली गायब में। बहुत धन्यवाद। बरेली से मेरा बहुत सुंदर संबंध है। बरेली में मेरी छोटी बहन है रीटा, जिसकी शादी विनोद कपूर जी से हुई है। तो मैं जब आता हूँ तो ऐसे लगता है कि अपने परिवार में आ रहा हूँ। अच्छा अनूप जी, ये जो सिलसिला था ये भजन का, जैसे लोग कहते हैं पूत के पाँव पालने में नज़र आते हैं, हमने जितना पढ़ा है आपके विषय में, आप बचपन से ही इसमें पदार्पण कर गए थे, तो कैसा रहा ये सफ़र और कैसे शुरू हुआ था? कुछ खास ऐसी बात बता पाएँ? देखिए, मैं सब कुछ गाता था अपने बचपन में। फिल्म सॉन्ग्स, क्लासिकल, गज़ल, भजन, फोक म्यूज़िक, कव्वाली। लेकिन मुझे ईश्वर ने 1980 में अपने आप ही मोड़ दिया भजन की ओर। उनका आदेश हो गया कि बस ये गाओ, और लोगों ने मुझे भजन सम्राट कहना शुरू कर दिया 1980 से। तो जब लोग ही वही सुनना चाहेंगे तो हम और कुछ क्या गाएंगे। लेकिन फिर भी हम अपने मन से और विधाएं जो है वो गाते हैं, गज़लें भी गाते हैं, फिल्म में गाते हैं। फिल्मों में भी काफ़ी गाया मैंने, फिल्मों में संगीत भी दिया, अभिनय भी किया, फिल्में बनाई भी, और गज़लों के साथ साथ कव्वाली गाई, कुछ 10 भाषाओं में गाया। तो सब कुछ गाता हूँ, लेकिन लोग जो सबसे ज़्यादा आनंद लेते हैं वो मेरे भजनों का लेते हैं। जैसे होता है ना कि कोई मिठाई की दुकान है, उसकी रसमलाई लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं कि भाई यहाँ की रसमलाई बहुत अच्छी है। तो हमारी जो पूरी गायकी है उसकी रसमलाई जो है वो भजन है। कहते हैं जी भजन इनका बहुत अच्छा है। गाया, बहुत गाया। जो ये पहले के भजन जितने अच्छे बनते थे, फिल्मों में भी आते थे, हम लोग नतमस्तक हो जाते थे सिर्फ सुन के उनको। आज भी हम लोग पूजा करने बैठते हैं तो उसको चला लेते हैं, ऐसा एक पेश आता वाक्य आज के। लेकिन जो भजन चल रहे हैं उसमें वो फिल्मी गानों के ऊपर बेस्ड होकर कर रहे हैं। ये कितना बदलाव आया है भजन का, क्या ये सही है या गलत? देखिए, जिसमें योग्यता होगी वो भजन को नवीनता से गाएगा। जिसमें वो योग्यता नहीं होगी वो मंदिर के पीछे क्या है, मंदिर के पीछे गाएगा। तो हम तो कहते हैं कि भजन को अलग से कंपोज करो, उसकी मौलिक धुन बनाओ, तभी तो ऐसी लागी लगन इतना चल रहा है। आज 40 साल 45 साल से लोग क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि वो किसी फिल्मी धुन पे नहीं है। फिल्मी धुनें जो हैं वो थोड़े टाइम में लुप्त हो जाती हैं, लोग भूल जाते हैं। लेकिन जो मौलिक किसी में मौलिकता है किसी धुन में, तो वो हमेशा चलता है। आज की जो युवा पीढ़ी है वो भजनों से किस तरीके से जुड़ सकती है, इस विषय में कुछ थोड़ा सा बताएं। ज़बरदस्त जुड़ी हुई है। हम तो इतने कार्यक्रमों में जाते हैं तो हमको आधे तो उसमें सब यंगस्टर्स नज़र आते हैं, वो सुनते हैं और हमारे साथ गाते हैं, सिर्फ सुनते ही नहीं हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है बहुत अच्छा, और देश का ये एक बहुत सुंदर प्रगति का रास्ता नज़र आ रहा है कि लोगों के अंदर अपने काम के साथ साथ अध्यात्म भी आ गया है। अध्यात्म आने से मनुष्य अपना काम अच्छी तरह करता है। ऐसा नहीं कि वो साधु हो जाता है, लेकिन जो डॉक्टर है वो अच्छा प्रोफेशन डॉक्टरी का करता है, जो इंजीनियर है वो करता है, क्योंकि उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी पावर आ जाती है। तो इसलिए हर एक में ये अध्यात्म होना ही चाहिए। मुझे एक मनोज मुंशी जी इतना अच्छा उन्होंने आपके लिए कहा कि आपसे वो एक बार पहली बार मिलने आए तो उन्होंने कुछ भजन लिख के दिया, आपने उनको कुछ पेमेंट दिया, उन्होंने एक वो सुनाया था, वो क्या वाक्य था, थोड़ा सा बताइए। देखिए, मनोज जी का ऐसा है, मनोज जी से जब मैं मिला, जब वो मेरे पास आए थे, ठीक है, उन दिनों उनका नाम लोगों ने नहीं सुना था, लोगों ने नहीं जानते थे। लेकिन जब वो मेरे पास आए और उनसे जो मैंने बातें शुरू की तो मुझे लगा ये इतना विद्वान व्यक्ति है, इसको बम्बई से जाने ही नहीं देना है, इसको तो पकड़ के बैठा लेना है। और मैंने उन दिनों जो उसे पैसे दिए थे वो आज के बहुत बड़ी रकम है आज अगर उसको देखो, लेकिन मुझे लगा इस व्यक्ति को जाने नहीं देना, इसको रोकना है, इसके मन में ये भावना डालनी है कि अब मुझे सब मिलने लगा, अब शुरू हो गया। और देखिए उसकी विद्वता का परिचय। आज मनोज जी को लोग घर घर में प्यार करते हैं, अपने परिवार का सदस्य समझते हैं। उनमें बहुत सी प्रतिभाएं हैं। अभी तो आगे आगे आप देखेंगे, अभी तो निखार आ रहा है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। आप देखेंगे मनोज जी में और क्या क्या है। हमने आपको भजनों में सुना, कीर्तनों में सुना और रियलिटी शोज़ में भी सुना, फिल्मों में सुना, अब नया क्या है?
नया ये है कि मैं हमारे सामवेद है, वेदों को रिकॉर्ड करूँगा, कुछ और शास्त्रीय संगीत से आधारित चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। कोशिश यही रहेगी कि हर काम डिग्निफाइड हो, स्तर के साथ हो, जिससे कि लोग, पूरा परिवार उसको बैठ के सुन सके। जी, बहुत सारी बातें हमने आपसे की। एक छोटा सा कड़वा सवाल अवश्य पूछना चाहूँगा मैं आपसे, मेरे ज़हन में बहुत देर से है। हर व्यक्ति की फेम के साथ डिफेम साथ साथ चलता है। आपने एक बहुत ऊंचा पायदान पार किया, हम सब के लिए आप एक आइडियल रहे शब्द सदा से ही। क्या लगता है कि बिग बॉस में आने के बाद आपकी उस फेम को डिफेम आई, या वो एक आपकी भूल थी, या कुछ और कारण था उसके पीछे? बिग बॉस मेरे लिए एक पेड हॉलीडे था। मैं सोच रहा था 1.5-2 महीना ज़रा आराम करने जाऊँ स्विट्ज़रलैंड, लेकिन वो जब हिसाब लगाया तो उसमें 15 लाख का खर्चा आ रहा था, और बिग बॉस ने कहा कि हम आपको 1.5 महीने स्विट्ज़रलैंड ले चलते हैं और आपको 15 लाख रुपए भी दे देंगे। तो उन्होंने हमको पेमेंट भी दिया और 1.5 महीना हमको आराम कराया, खूब मज़े कराए, और बाकी बाद में लोगों को पता लग ही गया कि वो सब तो बेकार की बात थी, हमारा कोई ऐसा संबंध है ही नहीं जसलीन के साथ, उसके साथ हम मिले ही नहीं, उसके बाद वो तो मिलना जुलना ही नहीं होता। तो वो तो सिर्फ यूं ही चर्चा चल पड़ी थी। लेकिन इतना ज़रूर है कि बिग बॉस में आने के बाद जो यंग जनरेशन है, बच्चे बच्चे हैं, वो भी मुझे जानने लगे। उनको, वो मुझे संगीत से नहीं जाने, वो बिग बॉस से जाने। आज भी बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं कि हमने आपको बिग बॉस में देखा और बहुत मज़ा आया, और मैं आपको बताऊं, अगर बिग बॉस में मुझे दोबारा बुलाया है तो मैं फिर चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया था। आखिरी सवाल कि आपकी परंपरा को आगे कौन सा ऐसा आज के समय का भजन गाएगा जो लेकर जा रहा है या लेकर जाएगा? मेरे बहुत से शिष्य हैं अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में, और वो सब मेरे स्टाइल का गाते हैं, मेरे संगीत को आगे बढ़ा रहे हैं। एक तो हमारे साथ यहाँ भी आया है, उनका नाम है ओमकार सांखधर। आज हम प्रयास करेंगे कि जो कार्यक्रम की शुरुआत है वो हनुमान चालीसा से हो और उसको ओमकार सांखधर गाएं। इसका इतना सुंदर नाम है सर, वो तो आगे लेकर जाएगा ही। भगवान ओम के ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे, आप पर बनी रहे, आप सालों साल हमें यूं ही समझाते रहें, हमें यूं ही सुनाते रहें अच्छी चीज़ें। आपका बहुत बहुत आभार हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ अनुपम कपूर जी भी हैं, उनसे चर्चा करते हैं और एक आध सवाल उनसे भी लेते हैं। 1 मिनट रोक लीजिए, उधर बैठूँगा। विशाल जी, हमारे साथ अनुपम कपूर जी हैं जो खत्री सभा के नगद अध्यक्ष हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं, बात करते हैं। अनुपम जी, अनूप जी आपके घर आए, आप अनुपम हैं, वो अनूप हैं, दोनों मिला हुआ है। कितना आप उनसे अपने आप को निकट पाते हैं, कितना करीब पाते हैं अपने व्यक्तित्व को उनके व्यक्तित्व से? देखिए, अनूप जी हमारे बड़े भाई हैं और अखिल भारतीय खत्री सभा से आप जुड़े हुए हैं, और खत्री सभा का कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें भाई साहब का आशीर्वचन अवश्य मिलते हैं। तो आज उसी नाते भाई साहब ने अपनत्व के नाते हम लोगों को आशीर्वाद दिया है। इसके लिए हम सब, पूरा खत्री समाज बरेली का, उनके लिए ऋणी है कि उन्होंने अपने इतने व्यस्त कार्यक्रम में से आज हम लोगों को समय दिया। कितना करीब पाते हैं आप उनके व्यक्तित्व को स्वयं से? नाम चूँकि मिलता जुलता है इसलिए पूछा मैंने। अनूप, अनुपम, बिल्कुल वही। भाई साहब, मैं तो उनकी परछाई भी नहीं हूँ, और जो आपका व्यक्तित्व है उसको तो ग्रहण कर लूँ तो वही बहुत बड़ी बात है। ये थे आदरणीय अनुपम कपूर जी जो हमें ये बता रहे थे कि अगर उनके व्यक्तित्व को ग्रहण कर लें तो ये बहुत बड़ी बात है। हम सब जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।